हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लिया होगा, उसकी वीडियो आपने देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है? विपणन वातावरण उन सब स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का योग है जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती हैं और उसे प्रभावित करती हैं। इसे हम विपणन वातावरण या मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। यही मार्केटिंग एनवायरनमेंट जब दो या दो से अधिक देशों में हमें देखना होता है, उसको स्कैन करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, तो उसे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें प्रत्येक कंपनी को स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को यह देखना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। जो कंपनी के, अगर मान लीजिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनोवेटिव है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा है, कम है, उसको एनालाइज कर सकता है कि उसकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। इसी प्रकार उसे ये देखना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में कि कहाँ उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और क्या क्या उसके लिए थ्रेट्स हैं। तो हर एक कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जाने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जाने से पहले वातावरण को स्कैन करना या एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद कंपनी ये देखती है कि उसे किस देश में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हर देश में के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वातावरण है वो अलग अलग होता है। तो उसे उन देशों का चयन करना चाहिए जहाँ का सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण उसके उत्पाद से मैच करता हो, मेल खाता हो। डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि हर एक कंट्री के आपको जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो हर एक कंट्री की जो ये एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। इन सबको एनालाइज करना, और ये सारे फैक्टर्स अलग अलग भी नहीं होते, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए इसको एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, डायनेमिक। ये जो वातावरण है इसमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आता रहता है, यानी कि ये जो घटक हैं ये बिल्कुल स्थिर नहीं रहते। अचानक इनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता रहता है। जो चीज़ आज के लिए जिस चीज़ की बहुत डिमांड है, हो सकता है आने वाले समय में उसकी डिमांड कम हो जाए, या फिर जो ग्राहकों के टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनमें बदलाव आ जाए। तो क्योंकि इन वातावरण में तेज़ी से परिवर्तन आता रहता है, इसलिए हर एक व्यावसायिक इकाई को अपनी बिजनेस यूनिट को भी उसकी जो पॉलिसीज़ है उसको बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना जरूरी होता है। तीसरा, अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स डिफरेंटली। ऐसा नहीं है कि इस बदलते हुए वातावरण का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो हर एक व्यावसायिक इकाई पे समान रूप से पड़ता है। किसी व्यावसायिक इकाई पर वही प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो दूसरी व्यावसायिक इकाई पर उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। अब आप देखिएगा, हाल ही का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मोदी गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने पॉलीथीन पर बैन लगाया है। अब जो पॉलीथीन पे बैन लगाया, तो नेचुरली बात है, जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी जगह उसी का फ़ायदा दूसरे को मिलेगा। लाइक अब जूट पेपर्स या जूट के बैग या पेपर्स के बैग, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। तो एक ही पॉलिसी जो एक बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है, वही दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रही है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं? इसके दो कंपोनेंट आते हैं, इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंटरनल यानी कि आंतरिक विपणन वातावरण,
अब जो आंतरिक विपणन वातावरण है वो होता है जिसके ऊपर व्यावसायिक इकाई कंट्रोल कर सकती है। अब क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है तो नेचुरली बात है ये इसे बदलना व्यवसाय के अनुसार काफ़ी आसान होता है, क्योंकि व्यावसायिक इकाई इसे आसानी से बदल सकती है। इसके अंदर जो है कंपनी के रिसोर्सेज आते हैं, जस्ट लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अलावा कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा, इसको इंक्लूड किया जाता है। ये सारे के सारे कंपनी के अंडर में होते हैं। कंपनी इसे आसानी से अपने अनुसार बदल सकती है। इनके ऊपर नियंत्रण तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करते हैं। हर एक कंपनी को ये देखना होता है उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो वे विश्व के किसी भी देश में व्यापार कर सकता है, लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में है, तो नेचुरली बात है वो अपने पड़ोसी देश तक ही अपने व्यापार को सीमित रखेगा। इसी प्रकार कंपनी के ऑब्जेक्टिव का भी कंपनी की इंटरनेशनल मार्केटिंग पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, तो कंपनी जो है वो ट्रेड रूट के थ्रू दूसरे देश में जाएगी, यानी कि जो उसका एक्सेस प्रोडक्शन है उसको केवल एक्सपोर्ट के थ्रू दूसरे देश को बेचेगी। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उस पर कंपनी का कंट्रोल होता है और कंपनी उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि बाह्य विपणन वातावरण। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो होता है जिस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। अब क्योंकि कंपनी का कंट्रोल नहीं होता तो इसलिए इसे बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके अंदर आ जाता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये सब एनवायरनमेंट जो कंपनी के पहुंच से बाहर होते हैं, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। और दूसरा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, सारी बिजनेस यूनिट्स पर पड़ता है। तो नेचुरली बात है इसको बड़े बिजनेस को रेगुलरली स्कैन करना पड़ता है, रेगुलरली देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। वास्तव में हम जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं वो एक्सटर्नली होता है, क्योंकि इंटरनल ऑलरेडी कंट्रोलेबल होता है। जो चीज़ कंट्रोलेबल है उसे हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मेन पार्ट नहीं मानते। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अगेन दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दूसरा मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट। माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट वो है जो किसी बिजनेस यूनिट्स को ही इम्पैक्ट करती है, उस पर्टिकुलर यूनिट्स को इम्पैक्ट करती है। उसका इम्पैक्ट अदर यूनिट्स पे पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अंदर सप्लायर, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटिव यूनिट्स, पब्लिक्स इंक्लूड होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डेटर्स जो है, या कंपनी के जो ज़्यादातर डेटर्स हैं, या कंपनी के वो डेटर्स जिनको कंपनी ज़्यादा माल बेचती है, वो अचानक डिफ़ॉल्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसका नुकसान उस कंपनी को पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो डेटर्स अगर डिफ़ॉल्ट हो गए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को पड़ेगा। जरूरी है इसका इम्पैक्ट उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी को भी पड़े। सेकंड आता है आपका मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि इसे मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं, सामान्य वातावरण, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट्स को इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि इसका प्रभाव जो है वो सारी यूनिट्स पर एक साथ पड़ता है। क्योंकि ये कंपनी एक किसी कंपनी विशेष के लिए नहीं होता, इसका इम्पैक्ट जो है पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जस्ट लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये सब जनरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स। माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स जैसे डिस्कस किया है, इसके अंदर 5 पार्ट्स आते हैं: सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटिव यूनिट्स एंड पब्लिक्स। और ये केवल उसी बिजनेस यूनिट्स को इम्पैक्ट करते हैं, इसका इम्पैक्ट दूसरी यूनिट्स पे पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले सप्लायर्स। सप्लायर्स वो होते हैं जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं और कंपनी को जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो इन्हीं से मिलता है। अगर कंपनी का जो सप्लायर है उसके बाद वो काफ़ी रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो कंपनी कम स्टॉक रख के भी अपने प्रोडक्शन को चालू रख सकती है, क्योंकि जब भी कंपनी को स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी उसे आसानी से स्टॉक जो है मिल जाएगा। दूसरा जो सप्लायर होने चाहिए वो मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि किसी एक सप्लायर पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि हो सकता है कि एंड टाइम पर जो सप्लायर है वो माल देने से इनकार कर दे या हमारे उसके साथ कोई रिलेशन बिगड़ जाए और वो माल हमें नहीं दे, तो हमारी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए हर एक कंपनी को चाहिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर पे डिपेंड न रहकर मल्टीपल सप्लायर रखें। नेक्स्ट, कस्टमर्स। देखिए, कस्टमर जो है वो किसी भी बिजनेस यूनिट्स का एक आधार होते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो कस्टमर्स पे ही डिपेंड रहता है। इसलिए ज़रूरी है हर एक बिजनेस यूनिट्स के लिए कि वो कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनके टेस्ट हैं, उसको पहचाने, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को तैयार करें और उसको प्रोडक्ट को बेचकर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी जो है इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च को प्रेफर करे। वैसे भी जो आजकल का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए कस्टमर को सेटिस्फाई करना उतना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए कंपनी अपना एक बहुत लार्ज अमाउंट मार्केटिंग रिसर्च पर खर्च करती हैं। उस मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को जाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा उन्हें कई तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। एक बात और ध्यान रखने की है कि कस्टमर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल कस्टमर हो सकते हैं, या खुद गवर्नमेंट या अन्य सोसाइटीज़ या अदर इंस्टीट्यूशंस भी कस्टमर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज या मध्यस्थ वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक स्वयं पहुंचा सके। इसके लिए उसको मार्केट इंटरमीडिएटरीज पर निर्भर रहना पड़ता है, इन मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे? इसमें होलसेलर को, रिटेलर को, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब मिडिल मैन जो है इंटरमीडिएटर का पार्ट है। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कंसल्टेंसी फर्म है, या मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज हैं, ये सारी इंक्लूड होंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं, जस्ट लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कहलाती हैं। इसके अलावा फिजिकल इंटरमीडिएटरीज होती हैं जिसके अंदर वेयर हाउसेज आ जाता है, कोल्ड हाउसेज आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज आ जाती हैं। इन सब पे भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो, ताकि कभी किसी इंटरमीडिएटरी पे कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उसको सप्लाई चेन को दिक्कत नहीं आए। जैसे कि अभी हाल ही में जो कोविड-19 हुआ है, जिसके वजह से देखा गया है कि वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो गई, क्योंकि ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना पर थी। अब क्योंकि चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, इसलिए जो सप्लाई चेन को एक बहुत बड़ा झटका लगा इस कोविड-19 के दौरान। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिटिव यूनिट्स, यानी कि प्रतियोगी इकाइयाँ। देखिए, कॉम्पिटिटिव यूनिट्स जो हैं वो क्या होती हैं? कॉम्पिटिटिव यूनिट्स वो होती हैं जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं या हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बना रही हैं। अब क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव यूनिट्स से हमें कंपटीशन करना होता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है इन कॉम्पिटिटिव यूनिट्स की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनको हम रीड आउट करें, उनको समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करें। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो अदर कॉम्पिटिटिव यूनिट्स हैं वो एक मार्केट के बहुत बड़े शेयर को अपने पास एक्वायर कर लेंगी। कुछ प्रोडक्ट्स में तो वैसे ही थ्रोट कट कंपटीशन है, जस्ट लाइक साबुन, शैम्पू, पेस्ट, इनमें तो ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी जो है वो इनोवेटिव हो, वो अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कंटिन्यूस रिसर्च करे, अपने कॉम्पिटिटिव के जो पॉलिसीज़ है उसकी वीकनेस को फाइंड आउट करे। कंपनी जो है अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट्स की वीकनेस को फाइंड आउट करे और उसको हाईलाइट करे, और अपने प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करे, जिससे कि वो कंपटीशन को फेस कर सकेगी। यही एक तरीका है कंपनी जो है आसानी से सक्सेसफुल हो सकेगी। नंबर 5 है पब्लिक। पब्लिक को हम जनसमूह भी कह सकते हैं। जनसमूह में वो सभी लोग आ जाते हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो कंपनी में हित होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो मीडिया पब्लिक हो जाएगी, एक लोकल पब्लिक हो सकती है।
मीडिया पब्लिक के अंदर जो मीडिया है लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल, टीवी न्यूज़ चैनल्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। अब इन मीडिया में जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में न्यूज़ छपती है उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर वो न्यूज़ पॉजिटिव छपती है तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी ओर अगर ये जो न्यूज़ है वो नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो लोकल पब्लिक में किस तरीके की है, इस पर भी बहुत इम्पैक्ट होता है। अब लोकल पब्लिक भी दो हो सकती हैं, एक तो वो लोग जो हमारी इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूशन करती है, गंदगी फैलाती है, तो नेचुरल बात है उसकी इमेज ख़राब होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर कंपनी एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे स्टेप्स उठाती है, अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को हेल्प करती है, उनके लिए मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज करती है, तो नेचुरल बात है कंपनी की जो इमेज है गुड होगी। इसके अलावा लोकल पब्लिक में वो कस्टमर्स भी हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अब उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो है उनके माइंड में किस तरीके की इमेज बनती है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होती है कंपनी के लिए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट। इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे अदर एनवायरनमेंट्स भी जो है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक स्थितियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक व्यवस्था। इसके अलावा बिजनेस साइकिल स्टेज, इस टाइम कौन से बिजनेस साइकिल स्टेज में चल रहा है, व्यवसायिक चक्र की कौन सी स्थिति है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ध्यान रहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी डायनामिक होता है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से परिवर्तन आता है, इसलिए हर एक बिजनेस यूनिट्स को भी अपने इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अब जो एनवायरनमेंट है इसको बड़ा ध्यान से समझना होता है क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खाली एक जगह का नहीं देखना होता। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस जगह का देखना होता है जहाँ पर कंपनी काम करती है। मान लीजिए कोई कंपनी USA की है तो उसको सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट USA का देखना होगा। दूसरा उस होस्टिंग कंट्री, उस मेजबान देश जिस कंट्री में वो अपना व्यापार करती है वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना होगा। तीसरा जो वर्ल्ड में बाकी का एनवायरनमेंट है यानी कि अदर नेशंस में कैसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, ये जो नियम बनाते हैं उसको भी देखना होगा। इसके अलावा काफ़ी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं चाहे बायलैटरल या मल्टीलैटरल, जैसे नाफ्टा, साफ्टा, एशियान, सार्क, इन सब के जो नियम्स होते हैं उनको भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रति गवर्नमेंट्स के किस तरीके के एटीट्यूड्स हैं उसको ध्यान रखना पड़ता है। इस टाइम बिजनेस ट्रेड कौन सी साइकिल में चल रहा है, यानी कि बुल रन में चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हर एक एनवायरनमेंट का मेन पार्ट है, मेन बेस है, इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल या राजनीतिक एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये इंक्लूड होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोटा है वो कितना है, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर किस टाइप के हैं, प्राइस कंट्रोल किस टाइप का है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के प्रति जो गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स हैं वो किस टाइप के हैं, ये सारे इम्पैक्ट करते हैं। ये भी तीन जगह देखना होता है। एक, जिस देश की वो कंपनी है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरा, जिस देश में वो बिजनेस करने जा रही है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। और तीसरा, अदर नेशंस में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। सबसे पहले जिस देश में वो रहती है उस देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो MNC के प्रति क्या अप्रोच रखती है, वो अपनी कंपनियों को दूसरे नेशन में जाने के लिए अलाउ करती है नहीं करती है, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है नहीं करती है, इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और दूसरा, जिस नेशंस में वो बिजनेस करने जा रही है वहाँ की गवर्नमेंट्स का किस तरीके का एनवायरनमेंट्स है। अगर कुछ ईयर्स पीछे चले जाएँ तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ के लोगों का, वहाँ की गवर्नमेंट्स का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रति जो एटीट्यूड था वो काफ़ी नेगेटिव था। वो ये मान के चलती हैं कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं
ये लूटने का काम करती हैं, वो जो है हाई प्राइस चार्ज करती हैं, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इसके अलावा प्रॉफिट्स को इकट्ठा करके अपने देश में ले जाती हैं। तो एक तरीके से वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशंस का एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। लेकिन समय के साथ साथ इनके प्रति जो अप्रोच है, जो गवर्नमेंट्स की थिंकिंग है, उनमें काफ़ी बदलाव आया। आज जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशंस हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको इनवाइट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। तीसरा एनवायरनमेंट आता है आपका, तीसरा जो इम्पैक्ट होता है कि जो अदर नेशंस हैं वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है। अब जस्ट लाइक मान लीजिए अदर नेशंस में दो कंट्री के बीच में वार चल रहा है, या अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है, या कुछ कंट्रीज़ जो है बैंकरप्ट हो गई हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बिजनेस पर भी पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं थर्ड एनवायरनमेंट पे, दैट इज़ द लीगल एनवायरनमेंट। ध्यान रखना, हर एक देश का जो लीगल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफर होता है। इस लीगल एनवायरनमेंट में हम रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ को हम डिस्कस करते हैं। हर कंट्री जो है वो अलग अलग लॉ क्रिएट करती है। ये भी तीनों ही जगह पे देखना होता है। एक तो वो कंट्री जो जहाँ पर वो कंपनी काम करती है, यानी कि जो उसका होम नेशंस है, वहाँ के किस तरीके के लॉ है। इसके अलावा जिस कंट्री में वो बिजनेस करने जा रही है वहाँ किस तरीके के लॉ है, एज वेल एज अदर नेशंस के क्या लॉ है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNCTAD, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। कई जैसे नेशंस हैं वो पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं कि पैकेजिंग जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी होती है। इसके अलावा जैसे इंडिया ने भी बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जस्ट लाइक फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना रखा है। इसके अलावा कई कंट्रीज़ पैकेजिंग से रिलेटेड बनाती हैं, कुछ क्वालिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो कई ये जो लॉ होते हैं, हम इन सारे लॉ को स्कैन करना ज़रूरी होता है उस नेशंस में जाने के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पर अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि जिस देश में हम बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ की नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वहाँ पर इन्फ्लेशन का क्या रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन रेट किस टाइप की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ रेट किस टाइप की है। अगर वहाँ पर नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है तो अच्छी बात है, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाई रेट पर बेच सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इन चीज़ों का काफ़ी लो लेवल पे है, मतलब पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, नेशनल इनकम काफ़ी कम है, तो अच्छी बात है आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ पर नहीं बेच सकते। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि वहाँ पर जो वहाँ की जो सरकारें हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं उसका भी आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इन पॉलिसीज़ में कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जस्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन सारी पॉलिसीज़ का जो है बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफ़ी इजी कर दे दी जाती है तो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उससे लोन वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है। कंपनी की फिस्कल पॉलिसी काफ़ी अच्छी है किसी कंट्री की, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में कंपनी के लिए आता है। इसके अलावा कुछ कंट्री जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को काफ़ी रिजिड स्ट्रिक्ट बनाती हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को काफ़ी ईजी बनाती हैं, तो इन सबको स्कैन करना जरूरी होता है। तीसरा आता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को हम 3 वे में बांट सकते हैं, लाइक कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी यानी कि पूंजीवाद की वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो प्राइवेट ओनर हैं उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, और क्योंकि प्राइवेट ओनर्स के हाथ में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कम से कम करती है। तो इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज ही एक तरीके से डोमिनेटिंग सिचुएशन में होती हैं। यहाँ पर जो गुड्स हैं वो डिमांड के बेस पे बनाए जाते हैं, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पर। जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो जस्ट लाइक वॉचमैन की तरह वर्क करती है रादर देन पुलिसमैन की तरह। इसका एक ग्रेट एग्जांपल हम US इकोनॉमी को ले सकते हैं। दूसरी होती है सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट डोमिनेटिंग सिचुएशन में होती है, ज़्यादातर रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है,
और गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोडक्ट तय करती है, ना कि मार्केट इंटरेस्ट के हिसाब से। जिसका ग्रेट एग्जांपल आप चाइना को लगा सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक वॉचमैन की तरह नहीं बल्कि पुलिसमैन की तरह कार्य करती है। तीसरा आता है आपका मिक्स इकोनॉमी। इसमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, कैपिटल इकोनॉमी के भी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी। मिक्स इकोनॉमी में कुछ जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए जाते हैं। इसका ग्रेट एग्जांपल इंडिया है, जिस लाइक जहाँ पर रेलवे जो है वो प्योरली गवर्नमेंट के अंडर में है। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या आर्म्स हैं वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर जो है वो प्राइवेट के लिए ओपन कर दिए गए हैं, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज अपना बिजनेस चला सकती हैं। तो इंडिया इज़ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।